अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान। इस प्रोग्राम के एंकर पर्सन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की जो फ़िलहाल ज़िम्मेदारी है वो मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, कप्तान के लॉन्ग मार्च का चौथा दिन एहतजाजी काफ़िला कामोकी से गुजरांवाला के रास्ते में है और मंजिल है इस्लामाबाद, जहां उनके इस्तकबाल के लिए ख़ास तैयारियां की जा चुकी हैं। 13,000 पुलिस एहलकार और लगभग 900 कंटेनर्स लॉन्ग मार्च के शुरका के मुंतज़िर हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के रेड जोन का दायरा बढ़ाकर अब इस्लामाबाद का जो 0 पॉइंट है ये वहाँ तक बढ़ा दिया गया है, रेड जोन। और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसे रोकने के लिए पुलिस, रेंजर्स, हत्ता कि फ़ौज को भी स्टैंड बाय कर लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च को क्या ताकत के ज़ोर पर रोका जा सकेगा, रोका जा सकता है, क्योंकि पंजाब और KPK से लॉन्ग मार्च के जो काफ़िले हैं ये बग़ैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, जिसके बाद फिर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा शो बन सकता है। लेकिन सियासी मुबस्सरीन को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात का जो बैकडोर सिलसिला है ये अभी भी जारी है। इसकी तस्दीक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन मुज़ाकरात लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर से 2 वर्जन सामने आ रहे हैं, दो मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर मुतज़ाद खबरें जो हैं ये ज़राए से गर्दिश तो कर रही हैं और इन खबरों का सिलसिला 2 रोज़ पहले असद उमर की उस तकरीर से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च से निकल कर लाहौर एक ख़ास मुलाकात के लिए गए हैं। यही नहीं बल्कि कभी सदर मुमलिकत के हवाले से स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की खबरें सुनाई देती हैं, बल्कि अब तो तस्दीक भी कर दी। जो 4 रोज़ पहले DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी तस्दीक की गई। तो कभी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सालिसी के लिए भागदौड़ करते भी हमें नज़र आ रहे हैं और जो मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं उसकी भी वो तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन जब हुकूमत और उनके इत्तेहादियों से बात हो तो पता हमें ये चलता है कि मुज़ाकरात में तो कभी ना ख़त्म होने वाला एक डेडलॉक लग चुका है। नाज़रीन, सारी खबरों, अफवाहों और ज़राए के दावों के बावजूद PTI का लॉन्ग मार्च आगे तो बढ़ रहा है और हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सियासी इख्तलाफात, मसाइल, उलझने, डिमांड्स और ख्वाहिशात का मरकज़ और महवर लगता है सिर्फ नवंबर का महीना ही है। PTI की सारी भागदौड़ जो है ये नवंबर तक है और हुकूमत की हिकमत अमली भी नवंबर के महीने तक टिके रहने में है, क्योंकि नवंबर ही वो अहम तैनाती वाला महीना है जिसके लिए सारा स्टेज सजाया जा रहा है और किरदार अपनी अपनी पोजीशंस और अपने अपने मोर्चे संभाल बैठे हैं। नवंबर के महीने की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी हो जाता है कि अहम हुकूमती वज़ीर और अहम अपोजिशन रहनुमा इसी महीने की हमें बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कहते नज़र आते हैं कि सियासी लिहाज से नवंबर का महीना बड़ा ही फैसला कुन साबित होगा, जबकि शेख रशीद ये दावा करते हैं कि नवंबर में आर होगा या पार होगा और इतवार तक जो सूरत हाल है ये इन्हीं के गले पड़ जाएगी। हुकूमत इंतखाबात से फरारी है, मुज़ाकरात का सिर्फ ढोंग रचाया जा रहा है। दूसरी तरफ PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 10 से 15 लाख लोग 4 नवंबर जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे। अब सवाल यह है कि अगर इतने लोग इस्लामाबाद आ जाते हैं, हुकूमत इन्हें कैसे संभालेगी? फिर हम 2-4 रोज़ से ये भी हैं कि इस्लामाबाद ये मार्च एंटर नहीं होगा, इन्हें पिंडी में ही रोक लिया जाएगा। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स राना एहसान अफजल ख़ान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम तमाम मेहमानों को और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमल साहिबा, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आप लोगों की पार्टी में 2 मतजाद राय सामने आ रही हैं। एक तस्दीक करते हैं परवेज़ इलाही साहब मुज़ाकरात की कि मुज़ाकरात जिनके साथ होने चाहिए उधर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। परवेज़ खटक साहब भी तरदीद करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी तरदीद करते हैं। इत्तेहादी है, बहुत अहम इत्तेहादी हैं। अब उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनकी बात को सच माना जाए या परवेज़ खटक की बात को सच माना जाए, फवाद चौधरी की बात को सच माना जाए, या जानबूझकर जो है वो इस तरह की दोनों तरफ से प्लानिंग के तहत जो है ना वो आप सब लोग ये बातें कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच शादिया। देखिए, मैं PTI वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और जाहिर है मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो मैं अपने जो सीनियर कलीग्स हैं ना उनको एंडोर्स करूँगी और स्ट्रांगली एंडोर्स करूँगी। मगर मैं उनको ये नहीं कह रही
उनकी अपनी जमात है, वो हमारे इत्तेहादी जरूर है लेकिन उनकी अपनी एक जमात है और एक अपनी भी आइडेंटिटी है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। हो सकता है कि वो अपने तौर पे उन्होंने कोई बातचीत की हो और एंगेजमेंट करने की कोशिश की हो। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब की बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है तो जो परवेज खट्टर साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ट्वीट में बात कर रहे हैं, उससे बढ़ के तो मैं किसी को इंडोर्स नहीं करूँ। और साथ में मैं लेकिन आपके इतने बड़े अहम इत्तेहादी हैं परवेज इलाही साहब, क्या वो अपने तय मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो पीटीआई का कोई अहम शख्सियत, कोई अहम बंदा उस मुलाकात में शामिल नहीं है? ज़ाहिर मुलाकात अगर उन्होंने करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, तो आप लोगों के मसाइल चल रहे हैं ना। परवेज इलाही का तो कोई मसाइल नहीं, उनके तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे हैं। जवाब तो परवेज इलाही साहब दे सकते हैं, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत के रवैये की बात है तो आप देख लें, दो राय हुकूमत और कंफ्यूजन वहाँ से है। जब एक वजीर आजम जो है वो एक कमेटी की तश्कील देता है, उसको नोटिफाई करते हैं और वजीर आजम की तर्जुमान है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगजेब, वो आके कल बैठ के एक बहुत बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और बयान देती है। तो कंफ्यूजन तो वहाँ है, घबराहट तो आपको वहाँ नजर आ रही है। हमारी कोई घबराहट भी नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं, हमने लॉन्ग मार्च लेके चलना। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि मुज़ाकरात का पैगाम आप लोगों ने भेजा। उन्होंने तो वो कहते हैं मुज़ाकरात तो हो सकती है लेकिन आप लोगों की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुतालिबात आप रखें, जो शराइत आप रखें, उसी पर वो मुज़ाकरात करें। कल वज़ीर आज़म ने कहा, जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा मिसाक मईशत पर बात करें, मिसाक जमहूरियत पर बात करें। ये आर्मी चीफ की तकर्री जो नवंबर में होनी है, उन्हीं का सवाबदीद है, उन्हीं का आईनी हक है। इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई डायलॉग नहीं होंगे। इस पर आपने वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बयान सुन लिया है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बयान किया और हक़ाइक़ भी हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो ये नहीं पता होता है कि उन्होंने जो बयान देना है उसकी अप्रूवल मरियम से लेनी है, नवाज शरीफ से लेनी है या DHQ से लेनी है। तो उस बेचारे की तो इस तरह की हैसियत ही नहीं कि उनसे कोई मुज़ाकरात हो सके। इस हुकूमत जो खुद कठपुतली हो, जो खुद सिलेक्टेड इम्पोर्टेड हो, उनसे क्या बात होगी? खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि मुज़ाकरात उनसे हो सकते हैं जो मुज़ाकरात करने की पोजीशन। लेकिन एक और कंफ्यूजन है ना, एक और कंफ्यूजन है ना। आप कह रही हैं कि परवेज इलाही अगर कर रहे हैं तो वो अपने तय कर रहे होंगे। परवेज खटक भी इसको तरदीद कर रहे हैं इस बात की और फवाद चौधरी ने भी की। लेकिन आपको शायद याद हो कि इमरान खान पैरेलल ये भी बात कर रहे हैं, जब उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात का जवाब दिया कि मेरी उनसे बातचीत चल रही है जिनके इशारों पर तुम चलते हो और जिनसे मिलने के लिए तुम डिग्गी में छुपकर जाया करते थे। मुज़ाकरात की तस्दीक तो वो भी कर रहे हैं। कन्फ्यूजन तो आप लोगों की पार्टी में है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, मैं आपकी कन्फ्यूजन यहीं पे और आवाम की दूर कर। देखिए, जो मुक़्तदर हल्के जो इन्हें लाए हैं और इनको मुसल्लत किया है, उनसे बात यकीनन हो सकती है और उन्हीं से ही बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जोरे बाजू पे ये ज्यादा छलांगे मारे। लेकिन जो जब ये कहते हैं कि हमने यहाँ से कमेटी बना दी, हमसे अप्रोच किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आके हमसे बात करो, और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आती है और इमेच्योरिटी और नॉन सीरियसनेस यहाँ से देखें कि जो बंदा सुबह दोपहर शाम हमें धमकियां देता है, जिसने हम पे वायलेंस किया, वो कमेटी का हेड बन जाता है। शाम को उनकी तर्जमान बैठ के कहती है कि जी हमने कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं करनी, क्योंकि उनमें आपस में डिवाइड है। तो अगर हुकूमत की हद तक कहा जाए तो हुकूमत कोई सीरियस नहीं है और ना इस पोजीशन में है कि कोई नेगोशिएट कर सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होंगे कि जब इनका लगाया हुआ जो कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन कमिश्नर उसको हटाएंगे और इलेक्शन अनाउंस करेंगे। तो जो इनको लाए हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड भी है, सिलेक्टेड भी है, वो इनको हटाएं और इलेक्शन अनाउंस करें। ठीक है राना साहब, आप लोगों के पास इमरान खान साहब कहते हैं आप लोग तो इस पोजीशन में नहीं है, आप देख क्या सकते हैं? वो आपसे क्यों बात करेंगे? आप लोगों को तो खुद लाकर मुसल्लत किया गया है। तो शहबाज शरीफ बात की तो उनकी, शहबाज शरीफ साहब का जो दावा था मुज़ाकरात का कि पैगाम भेजे, वो तो बिल्कुल उन्होंने डिनाई कर दिया उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये झूठ और प्रोपेगेंडे में ये भी भूल जाते हैं कि चीफ कमिश्नर जो है वो हमने नहीं लगाया हुआ, आपने बड़ी खुशी से लगाया था और फिर वो खुशी के जो पुल हैं वो आपने मीडिया पे भी बांधे। ना सिर्फ आपने बांधे इमरान खान ने, बल्कि शेख रशीद ने भी बांधे।
बुरा इनको तब लगना शुरू हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब उसने मेरिट पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान को आदत है कि जब तक अदारे इनके अंगूठे के नीचे रह के या ये ब्लैकमेल करके, जिस तरह नैब के चेयरमैन को ये ब्लैकमेल करके तैयबा गुल के जरिए या जो वीडियोज के जरिए इस्तेमाल नहीं करते रहे एक सियासी आला बना के, तो तब तक इनका जो है ना वो इनको हजम नहीं होती बात। तो इनको ये भी हजम नहीं हो रही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मेरिट पे काम करे। तो वो ये एक बात तो तय होगी। देखें, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, इमरान खान एक तरफ तो बनते हैं बड़े आईनी, एक तरफ तो बनते हैं कि बड़ा उनका स्ट्रगल रहा 26 साल का, इक्तदार में वो आए गोदी में बैठ के, इनके अपने इत्तेहादी कहते हैं इनके नैपी चेंज करते रहे। आज भी वो आदमी जो है वो ये नहीं कह रहा कि मैं जमहूरियों के साथ जो है वो मैं बात करूंगा, वो कहता मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, मैं तो बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वो इलेक्शन जल्दी करा दें। भाई, इस्टेब्लिशमेंट का क्या तल्लक है कि वो इलेक्शन जल्दी कराएं या वो बाद में कराएं या पहले कराएं? ये तो उनका काम ही नहीं है। हम कहते थे, हमारा बयानिया था कि इन अदारों को अपने क्यों ऐसी सिचुएशन में क्या एस्टेब्लिशमेंट मीडिएटर का रोल प्ले नहीं कर सकती? जब दोनों तरफ से इतनी गर्मा गर्मी है, हुकूमत उनकी बात, आप तहरीक इंसाफ के साथ बात नहीं कर सकती, तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में कोई तो हो जो सारी सिचुएशन को ठंडा करे। वो इस टाइम तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ही नजर आती है। देखें, ये चीज़ों को ठंडे कर कर के जो है, अब मुझे ये बताएं कि ये इनकी बात मान लेते हैं हम लोग, मान ली कि इलेक्शन जल्दी करा देते हैं, वो अपना रोल अदा करती है, आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि 4 माह पहले 5 माह पहले इलेक्शन जो है वो हो जाते हैं। इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत आ जाती है, फिर ऑपोजिशन जो है वो 6 महीने बाद यही कहती है दोबारा इलेक्शन करा दें और फौज जो है वो उसमें मुदाखलत करे और वो मीडिएशन करे। तो क्या इस तरीके से मुल्क चल सकता है? क्या यही तरीकाकार रह गया है इस मुल्क को चलाने? क्या आइन को हम फाड़ के फेंक दें डस्टबिन की टोकरी में? तो सवाल इधर ये उठता है कि इमरान खान क्यों जो है वो गैर आईनी अमल चाहता है, क्यों मुदाखलत चाहता है? वो इसलिए मुदाखलत चाहता है अदारों की, या वो चाहता है कि वो रोल अदा करें क्योंकि वो पैदाइशी इस रोल की है। वो आया ही इक्तदार में उनकी वजह से, और उससे थक गए, उससे तंग आके जब उन्होंने देखा ये मुल्क की मईशत को तबाह कर देगा, तो फिर वो पीछे हट गए और वो कहते हैं कि अब हम 15 साल जो हमारी क्यादत है वो हमने फैसला कर लिया है कि हम मुदाखलत जो है वो सियासत में नहीं करेंगे, जो कि खुशाइन बात है। चल मैं जरा नजीर लगारी साहब से एक खुशाइन बात है। ठीक है नजीर लगारी साहब, आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात जो अगर इस्टेब्लिशमेंट से हो भी रहे हैं, कोई रास्ता इसका निकल सकता है? कल जुबैर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि अगर हमसे अगर हमसे छुपकर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उन मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं, हम तो एहतजाज करेंगे। हम कैसे मानेंगे कि हमें ही उस चीज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए और हमसे पीछे जो है वो मामलात को तय कर लिया जाए? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि 2 रोज़ मैं लाहौर में रहकर आया हूँ, और लाहौर में मैं मुरीद के में रहकर आया हूँ। और जब आप सफ़र कर रहे हूँ लाहौर से गुजरांवाला का, तो राइट साइड पर मैं रह रहा था, यानी एक तरफ को जो है वो जा रहा है लॉन्ग मार्च और उसके अपोजिट साइड पर मेरी रिहाइश थी। राना साहब, क्या आपकी पार्टी हुकूमत में जो मौजूद पार्टियां हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आप लोगों को निकाल कर, ज़ाहिर है आप लोग हुकूमत में हैं, अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ, तो आप लोग इसको मानेंगे? देखिए, हम तो समझते हैं कि इन अदारों का अब सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और इनको अपना जो आईनी किरदार है वो करना चाहिए, और मेरे ख्याल से कर भी वो ये रहे हैं। इनकी ख्वाहिश ये ज़रूर हो सकती है। देखें, मैं इसमें जो लॉजिकल बात है ना वो ये है कि इनकी डिमांड क्या है। ये कहते हैं जल्दी इलेक्शन करा दें। क्यों करा दें? क्योंकि जी ये एक गैर आईनी हुकूमत है जो आलमी साजिश के जरिए आई। आलमी साजिश तो आपका सदर रद्द कर चुका है, उसको आरिफ अलवी को भी नहीं यकीन आलमी साजिश का। बाकी जो रही कसी कसर थी वो ऑडियो लीक्स ने भांडा फूट दिया कि सारा झूठ था, साजिश इन्होंने मुल्क के खिलाफ की थी, इन्होंने टोपी ड्रामा किया था। दूसरी डिमांड इनकी ये कि जी आप जो इसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है उसको आप डिले कर दें, ये हुकूमत ना करे। तो भाई क्यों ना करे, ये हमारा आईनी हक है। आप कौन होते हैं कहने वाले और इल्जाम देते हैं चोरी का? तो चोर तो आप खुद निकले, तोशा खाना के चोर निकले। नहीं, वो कहते हैं हमें वो इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी जीआईटी ने इनकी करप्शन के सबूत दिए थे, आपकी जीआईटी ने हमें बताया था
कि नवाज शरीफ जरदारी जो इन्होंने करप्शन किया, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट पे रख के सारी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से तो कोई इल्जाम नहीं लगाए, ना ही वो कहते हैं कि मेरे इस तरह केसेस बने। JITs जी अब आज तो इनको तो इलेक्शन कमीशन चोर डिक्लेयर कर चुका है ना। इनको तो इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है वो चोर डिक्लेयर कर चुका है। कौन सी JIT वो बता दें, पब्लिक कर दें कौन सी JIT में चोरी साबित होगी। देखें, जब तक यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी कोर्ट के अंदर हमारे लीडर के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई, बल्कि अभी मरियम बीबी भी जो है वो भी फ्री हो गई हैं और जाली मुकदमों से, और उनकी भी इनोसेंस जो है वो प्रूव हो गई है। तो इनके कहने से तो कोई करप्ट साबित नहीं हो जाएगा ना। लेकिन इनके खिलाफ तो ECP ने इनको तोशाखाना के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्जिम करार दे चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये मुर्जिम नज़ीर लगारी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक जी जी आप लॉन्ग मार्च की डिटेल्स बता रहे थे। क्लियर आ रही है। 2 दिन आप लाहौर में रह के गए, आपकी आवाज जी, बड़ी खराब आ रही है। यार मुरीदके में रहा और मैं 2 दिन वहां पर रहा है, और इन 2 दिनों में मेरी मूवमेंट भी रही है, आना जाना भी रहा है, और मैंने देखा भी है। और ऐसा जो उसका टोटल वक्फा था, जो जगह थी जो उसने घेर रखी थी इस लॉन्ग मार्च ने, वो 600 मीटर के करीब थी। ये अंदाजा है मेरा, ये 600 मीटर थी। अच्छा, मैंने देखी है, मैंने लॉन्ग मार्च भी देखे हैं, मैंने जुलूस भी देखे हैं। मैंने कराची एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो शुरू हुआ था, वो 18 घंटे के बाद 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का फासला तय किया था उन्होंने। और रात को 1 बजे जब धमाका हुआ तो उस वक्त तक वो पीछे 40 किलोमीटर पीछे घरों में सर ही सर थे, और इधर जो है वो टूल प्लाजा पर इंसानी सर ही सर थे। और जिस जलसागाह पर पहुंचना था वो जलसागाह भी भरा हुआ था, और तमाम सड़कें शहर की भरी हुई थी। इसको कहते हैं, अगर कोई मजमा कहते हैं, अगर कोई चीज कहते हैं तो इसको कहते हैं। और रात को जब 1 बजे धमाका हुआ, लाइटें क्यों बुझी हुई थी, किस तरह से हुआ, किस तरह से बेनजीर को बॉबी ट्रैप करने की कोशिश की गई, किस तरह एक बच्चा जो है वो उनको पेश करने की कोशिश की, ये सारी दास्तानें जो है अब तो खुल चुकी हैं, एक एक चीज आ चुके। हमने देखे हैं क्राउड, हमने मजमे देखे हैं, हमने 50 साल के तारीख के सारे मजमे देखे हुए हैं। हम ये मजमे भी देख रहे हैं जिसको मजमा बनाकर, हवा बनाकर पेश किया गया, मुल्क पर मुसलत कर दिया गया है कि जनाब देखो लोग तो ये हैं। हमने ये लोग भी देखे हैं, और हमने तारीख के बड़े इज्तिमा भी देखे हैं। हमने देखे हैं, मैंने देखा है कि लंदन में किस तरह से 20 लाख लोग निकलते हैं। हमें मालूम है ना क्या होता है, क्राउड किस तरह का मालूम है। तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोग तो निकल रहे हैं नज़ीर लगारी साहब। हाँ, यही हैं जो हैं। आपका ख्याल है कि वो जो 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को जब वो पहुंची थी बेनजीर भुट्टो 2007 में, ये वो क्राउड है। हम उसका मुकाबला क्यों कर रहे हैं? हम उस वक्त का, उस सिचुएशन का आज के दिन में मुकाबला क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्राउड देखे हुए हैं, हमें इससे मुतासर करने की कोशिश ना की जाए, और ना लोगों में ये खौफ फैलाया जाए कि ओहो पूरा मजमा चल रहा है खान के साथ, पूरा लाहौर चल रहा है। पूरा लाहौर नहीं चल रहा है, पूरा लाहौर नहीं चल रहा है। मैक्सिमम 10,000 से ज्यादा लोग भी नहीं है। मैं ये बहुत ज्यादा बता रहा हूँ फिगर, मैं बहुत ज्यादा फिगर बता रहा हूँ। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि जी वो बहुत बड़ा क्राउड चला है। इससे बड़े क्राउड लाहौर से जा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ का जो चला था, लाहौर से गुजरांवाला पहुंचा था, वो बहुत बड़ा क्राउड। तो आपको इस क्राउड का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है? कि मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आकर हमें ये बताइएगा, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इस क्राउड का इतना इम्पैक्ट हो सकता है, क्राउड इस्लामाबाद में एंट्री से पहले इसका कोई आउटकम पॉजिटिव आ जाए, जो इमरान खान की डिमांड्स है उनको मान लिया जाए। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल चौधरी साहिबा, ये बताइएगा कि आप लोगों को इस बात का इतना यकीन है, जिस तरह आप फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि 10 से 15 लाख लोगों का समंदर होगा इस्लामाबाद में, तो इस क्राउड का इतना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने से पहले, पहुंचने से पहले ही आप लोगों की डिमांड्स को मान लिया जाए? शाजिया, मैं ज़रा नज़ीर लगारी साहब को जवाब दे दूं। बेनज़ीर का दौर इन्हें बड़ा याद है, अच्छी बात है। मैं भी कराची में ही थी जब कारसाज का वाक़या पेश आया था, और माशाल्लाह 14 सालों के बाद भी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।
8 मार्च की मार्च भी नज़ीर साहब को याद होनी चाहिए, जब फरजंदे बेनज़ीर साहिबा और जूनियर जरदारी साहब सिंध से लेकर मार्च निकले और आके इस्लामाबाद में ख़त्म किया, कहाँ पे टांग गई हैं। अब आप रीसेंट उस पे फिनोमेनास पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा, आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, 10,000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, चलें, हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, आपको 10,000 लग रही हैं, 11,000 कंटेनर इस्लामाबाद में लाके क्यों खड़े कर दिए? आप तसल्ली दें ना आके, आप जरदारी साहब को तसल्ली दें, आप ये शहबाज शरीफ को तसल्ली दें, आप यहाँ पे जो राना सनाउल्लाह उनको बताएं फ़ोन करके कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मजमा है ही नहीं, रिलैक्स करो, उनको टाइम दे दो। जिस तरह हमने इनको आने दिया था इलेक्शन कमीशन के सामने, मरियम बीबी और फजलुर रहमान ने आके प्रोटेस्ट किया था, 2-2.5 हज़ार बंदा लेकर आ गए थे। उसके बाद फजलुर रहमान ने कितनी दफ़ा कॉल्स दी हैं, आपके जो बिलावल साहब हैं वो 8 मार्च को यहाँ लेकर आके फ्रेश इलेक्शन डिमांड करते रहे हैं उस वक्त वजीर आजम इमरान खान से। तो आप आने दें, किस बात की टेंशन है ना? आप हमें वहां पे एंट्री कब दे रहे हैं? हमने तो डी चौक पे इनको एक्सेस दी हुई थी, आपने तो पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे फौज बुला ली है, यहाँ पे आपने एफसी बुला ली है, यहाँ आपने रेंजर्स बुला ली है, खंदके आपने खुदवाई हुई है, 11,000 कंटेनर बुला लिया है पूरे पाकिस्तान से। फिर डर किस बात का है भाई? डर क्यों रहे हैं? छोटा सा मजमा आने दें, जरा रिलैक्स करें। हाँ, और साथ में मैं बताऊंगी, अवाम का रिस्पांस देखना था। 17 जुलाई को देखा आपने, जब पंजाब ने इस कब्जा माफिया को से पंजाब को छुड़ाया और इन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर मौजूद था। सारी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो एक साइड पर हो गई जब टर्न आउट हो गया 53%। उसके बाद अभी जो अक्टूबर में इलेक्शन हुए, 6 जो है सीटें इमरान खान ने जीती, बावजूद इलेक्शन कमीशन के सारे ड्रामे के और इस झूठे तोशाखाना केस के। और कल कुरम एजेंसी से NA45 से 54% वोट इमरान खान को डला है। ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने जाके कोई जलसा नहीं किया, कोई कैंपेन नहीं की। अवाम तो आपको अपना फैसला सुना चुके हैं। राना साहब, मैं भी चाहूंगी कि कमल साहिबा ने जो सवाल उठाए हैं बड़े दूसरा, मैं राना साहब को बता दूं, राना साहब को जवाब दे दूं। राना साहब ने जी, मुझे 1 मिनट सिर्फ राना साहब की बात, वो जो कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को ये ला रहे, राना साहब खुदा का नाम मने, वोट को इज्जत दे का बयानिया आपका जिस तरह का धबड़ धूस हुआ है, वो डिग्गियों में जाने वाली बातें हैं। और जो डील की बातें आपकी हिना परवेज भट्ट आके करती रही, वो आपके खेसू दाल, वो जो दास हैं, उन्होंने आके मेरे साथ टॉक शोज में बैठ के जावेद चौधरी साहब के शो में कहा कि आपको पता नहीं है, हमारी डील हो गई है, सब कुछ नवाज शरीफ डिसाइड कर रहा है। तो वो क्या बातें थी जनाब? डील और डील तो आप लोग करते हैं, आप लोग डीलों के लिए इंतजार में होते हैं। हमारी डील सिर्फ अपनी आवाम के साथ है, हम आवाम की ताकत पे बात करें जो भी कर रहे हैं। इमरान खान अगर इस वक्त बात करें तो आवाम की जोर पे करें, हमें उस तरह का क्यों निकाला? मुझे वाली लॉन्ग मार्च हम नहीं कर रहे जिसमें 10-20 गाड़ियां थी और रोते हुए हम फटाफट पहुंच गए थे। अब जरा जवाब ले, तो आप लोगों को लॉन्ग मार्च में बंदे नहीं तो टेंशन लेना, रिलैक्स हो जाए सारे। ये इतना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि झूठ और सच पहले चुप करा लें, इनको सिखा दें कि अपनी बारी में बात कर लिया करें तो अच्छा होगा। आपकी बात में कोई नहीं बोला तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, एक नून लीग का नुमाइंदा, तो मुझे उतना टाइम तो दें शाजिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी अपनी बात नहीं, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, आपको बुखार हो गया है, यहाँ कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी, अब ये जो डिग्गी में जाने वाली बात है ये झूठ है, ये एजाजुल हक साहब ने की थी और एजाजुल हक साहब की ये बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैंने वैसी बात की थी, असल में नहीं की थी, असल में इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस लॉन्ग मार्च का आ जाए और यानी कि इनकी कोई जो डिमांड्स हैं वो मान ली जाए, तो ये बिल्कुल नहीं आपको कहना चाहिए। इमरान खान की गैर आईनी डिमांड्स हैं, वो अगर मानी जाएंगी तो आप एक ट्रेंड सेट कर लेंगे कि छोटा सा जत्था या ऑपोजिशन चंद हजार लोग लेके या पॉपुलैरिटी को अपने करके वो जो है वो कहें इलेक्शंस अपने आईनी मुद्दत के मुताबिक नहीं, इलेक्शंस अपने आईनी मुद्दत के मुताबिक होने चाहिए और वो अगस्त 2023 को खत्म हो रही है और उसके मुताबिक अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन होंगे। अच्छा। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि ये हम परेशान, हमें क्या, हमने इतने कंटेनर क्यों कर लिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने ईंट से ईंट बजा दी, ये इमरान खान का बयान है। ये कहते हैं कि हम इतना अवाम लेके आएंगे फिर संभाला नहीं जाएगा और फिर जो है वो ये श्रीलंका बन जाएगा। जब आप थ्रेट्स देंगे, जब आप कहेंगे, पिछली दफा जिस तरह इन्होंने खूनी मार्च की बात की, फिर जो अली
अमीन गंडापुर की वो जो हथियारों वाली बात है कि उन्होंने हथियारों का अरेंज किया हुआ और खुदा ना खास्ता कोई जो है प्लानिंग है कि कोई इस तसादुम हो जाए या कोई लाशें गिरें, तो फिर हुकूमत ने अपनी जो है वो रिट कायम करने के लिए इंतजाम करना होता है। वो इंतजाम हम कर रहे हैं। बाकी हमने ये भी कहा है कि अगर इनका ये इरादा है कि इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो वो उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन इनकी नीयत कोई नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट की। ये चाहते हैं ना कि आप लोगों ने कोई जगह डिसाइड की, आप लोगों ने कोई इन्हें बताया, तहरीक इंसाफ कहाँ आकर बैठे? आप लोग तो जो रेड जोन का दायरा कार है उसकी जो रेंज है आप तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं, रेड जोन को ही आप 0 पॉइंट तक ले आए हैं। बिल्कुल, देखें ये वहां की जो लोकल इंतजामिया है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखते हुए, और जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये चाहते हैं कि यहाँ कोई असला, देखें वो अली अमीन गंडापुर की जो रिकॉर्डिंग है वो बड़ी रिवीलिंग है। वहां वो असला जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बंदूकें हैं, अवेलेबल हैं, बंदे पूरे हो गए हैं। और फिर दूसरी बात ये, इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पे जब इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी तो हुकूमत ने अपना प्रीएम्प्टिव काम करना है। दूसरा, मैं 100% एग्री करूंगा, जब मैं ये लाहौर में जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो मैं भी लाहौर में मौजूद था। मैं गुलबर्ग साइड और ये डिफेंस साइड पे था, फिर उसके बाद में चुबुर्जी गया। पता भी नहीं था कि कोई इस शहर में कोई मूवमेंट हो रही है या लॉन्ग मार्च हो रही है। आज भी जो इनका पूरा ये जो अभी जो 4 दिन गुजारे हैं, ये 200 मीटर या 300 मीटर के ऊपर लॉन्ग मार्च जो है जो चल रही है, जो किसी इस बात से डिसएग्री करूंगी, मैं यहाँ आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी। जिस दिन ये मार्च शुरू हुआ उसी दिन मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, लिबर्टी चौक में। उसी दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साबिक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इंटरव्यू भी किया। मैं आपको बताऊं, लिबर्टी राउंड अबाउट से कलमा चौक का जो सफ़र है, ट्रैवल 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है, और वो सफ़र उस दिन 3 घंटों में तय हुआ। तो जाहिर है लोगों का एक हुजूम था। वो कितना लंबा, लोगों का एक हुजूम था। मैं डिफेंस में था, मैं गुलबर्ग में था, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। वो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब ये इस्लामाबाद आएंगे तो तब भी अगर ये पुरअमन हुए तो हम इनको पार्क दे देंगे। किस पूरे इस्लामाबाद को भी नहीं महसूस होगा कि कुछ हो रहा है, और ये अपना वहां से आपको कब पता चलेगा? बात ये इनको कब पता चलेगा आपको कि पुरअमन है या नहीं है? असेंबलियों में आए, कब इनको जगह देंगे, कब इनको क्लैरिफाई करेंगे, कब इनको आप लोग एनओसी देंगे? देखें, ये मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि ये जो लोकल इंतजामिया इस्लामाबाद की है और इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जो थ्रेट्स जिस तरह के वसूल हो रही हैं, जो ऑडियो लीक्स मैंने आपको बताई गंडापुर साहब की, उनसे इनकी नीयत जो है बड़ी क्लियर है। आज वो जो इन्होंने बयान जमा कराया है उधर कोर्ट के अंदर, जवाब देने इनको पता ही नहीं था कि डी चौक नहीं आना, जबकि इन्होंने अनाउंस किया वहां उस वक्त दौरान मार्च जब वो कंटेनर पे थे, खुशखबरी अनाउंस की कि सिविलियंस पे चलाने के लिए। मैं नज़ीर लगारी साहब की तरफ जाऊंगी। अब नहीं, वो गोलियां खरीदी गंडापुर साहब ने जरूर खरीदी है गोलियां। मैं आती हूं आपकी तरफ, मुझे नज़ीर लगारी साहब को भी इन्वॉल्व करने दें। नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ ही कमल शोज़ा साहिबा ने सवाल फेंका था। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हमने माजी में बड़े बड़े एहतजाज भी देखे हैं, लॉन्ग मार्च भी देखे हैं। अगर वाकई इसमें चंद हज़ार बंदा है, हुकूमत को खौफ नहीं है, ख़तरा नहीं है, तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि इतनी खौफजदा ना हो, ना रेंजर्स बुलाए, ना फ़ौज को स्टैंड बाय रखे, ना आप इतने कंटेनर्स जो है ना वहाँ पर खड़े कर दें। फिर क्यों हुकूमत इतनी जो है ना वो तैयारियाँ कर रही है? दो बातें। एक तो ये कि मैं हुकूमत की तरफ से जवाबदेह नहीं हूँ। हुकूमत को वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो उसे आइन और कानून इजाज़त नहीं देते, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कमल शोज़ब मेरी बहन है, मैं उनके बारे में उनकी बातें सुन लिया करता हूँ, उनका जवाब नहीं दिया करता हूँ। आपने खामखा मुझसे उनके बारे में बात किया है। मैंने देखा है कि किस तरह से ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मेज़बानी करती रही हैं, किस तरह से उनकी खिदमत में रही हैं। मुझे ये सारी चीज़ें इल्म में हैं और मुझे पता है ये उनके कारवां की शरीक रही हैं। ये बाद में गई हैं, उनकी पिछली सारी बातें मैं लेकर नहीं बैठ सकता हूँ ना, मुझे मालूम है। और जब वो उस नए कारवां में शामिल हुई तो उनकी अपनी सवाबदीद है। बतौर साहब मैंने वो दौर भी देखा हुआ, ये दौर। उनको बात करने दें कमल साहब, उनको बात मतलब बेनज़ीर
अच्छा चलें जी, आप अगर आप पैदा भी नहीं हुई थी तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने खुद कहा है कि मैं वहाँ मौजूद थी 18 अक्टूबर को, और आपने अभी कहा है कि आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनका नजरिया तो बदल सकता है ना। आज उनका नजरिया कुछ और है, कल अगर वो बीबी के साथ ही आज पीटीआई के नजरिए के साथ है, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी थी। तो मैं क्लियर कर दूं, मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी के साथ रही। नजीर लगारी साहब, मेरी तो फैमिली ने पीपल्स पार्टी के साथ पूरे जाले रहे हैं, लेकिन मैं डे 1 से पीटीआई में हूं, ये बात आप क्लियरली रख लें। और बीबी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, हमेशा से की है, वो मेरी आइडियल रही है। जी लगारी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं आपका एहतराम करता हूं, इसलिए मैं आपको जवाब, आप जितनी भी बात करते हैं जिस शो में भी करेंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे आपकी कदर है मेरे दिल में। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खान साहब की सियासत पर मैं अगर तनकीद करता हूं तो ये मेरा राइट है, और मैं एक बतौर जर्नलिस्ट के मैंने PML आइन पर भी किया और शदीद तनकीद किया, और मैंने पीपल्स पार्टी पर भी किया और शदीद तनकीद की है। तो इनको ज़ाहिर इस वक्त बुरा लगता होगा कि जब मैं इमरान खान साहब पर, उनकी पार्टी पर तनकीद करूं। मैंने नवाज शरीफ के क्राउड भी देखे हैं, और मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के क्राउड भी देखे हैं, और मैंने जनाब इमरान खान साहब के क्राउड भी देखे हैं, और भी बहुत से क्राउड्स देखे हुए हैं। तो क्राउड्स की दहशत मेरे ऊपर नहीं है। मैंने दुनिया से बाहर भी जाकर क्राउड देखे हुए हैं कि कैसे होते हैं। खेलों के क्राउड इससे ज्यादा होते हैं जितने ये क्राउड साथ लेकर चल रहे होते हैं। खैर, इन तमाम बातों के अलावा हुकूमत को शहरी आज़ादियों का एहतराम करना चाहिए, और उनको वहां जाने देना चाहिए जहां जा रहे। पूरा अमन इज्तिमा सबका हक है, सबका राइट है, और वो पुरअमन इज्तिमा करें। लेकिन दायरे जहां मुतय्यन होते हैं ना, जहां आपको आइन कोई बात करता है, जहां आपको कानून रोकता है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी ये क्या बात हुई कि आपने खुद बजाते खुद अपोजिशन के जो तजवीज़ें थी, जो आईनी तौर पर बाइंडिंग थी इनके लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, अपने अपने नाम पेश करें। तो अपोजिशन ने जो नाम पेश किए थे वो तो इन्होंने मुस्तरद कर दिए थे, अपना ही नाम इसको कबूल किया, नोटिफाई किया। यही जो इलेक्शन कमीशन खान साहब की तजवीज़ पर बने थे, और आज सुबह से नहीं बल्कि रोजाना हर सुबह उठकर उनको तबाराबाजी करते हैं। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो तौहीन अदालत को नोटिस दें, और तौहीन अदालत पर बाकायदा सजा दे सकते हैं, और उस सजा देने पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ऐसा नहीं है, और वो रोजाना उनकी करते हैं, तौहीन भी करते हैं, तजलील भी करते हैं, तहकीर भी करते हैं। और वो बड़ी काठी का आदमी है कि वो इस सबको रोजाना सुनता भी रहता है और सारी बातें बर्दाश्त भी करता रहता है। ये सारी सूरत है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ख्याल में इदारों की जो ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद कमल साहब होंगी जी, खान साहब ने जो आज एक ट्वीट की है कि GT रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर है। मैं 6 महीने से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन? जब आप लोगों की अपनी पार्टी की तरफ से आपके चेयरमैन खुद खून रेजी के ज़रिए इस तरह के इनकलाब की बातें करेंगे, खून रेजी की पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले वो ट्वीट इमरान खान साहब की आपको पढ़कर बताई कि वो किस तरह कह रहे हैं कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। तो क्यों आप लोग ये बार बार इस तरह के खूनी मार्च, खून रेजी, इनकलाब, इस तरह की बातें करके इस तरह के जेस्चर्स दे रहे हैं? तो फिर आप लोग कहते हैं कि हुकूमत कंटेनर्स क्यों खड़े कर रही है, हुकूमत फौज को क्यों स्टैंड बाय रख रही है, हुकूमत क्यों इतनी तैयारियां कर रही है? शाजिया, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको इसकी रेलेवेंस भी बता दूं। देखिए, 25 मई को जब लॉन्ग मार्च खून रेजी की तरफ जाना शुरू हो गया, तो इमरान खान साहब ने अपनी ईगो को नहीं देखा, उन्होंने अपने स्टांस को नहीं देखा, उन्होंने वहां से वापस मुड़ गए और उन्होंने वर्कर्स को वापस कॉल दे दी, क्योंकि इनका प्लान था। इन्होंने राना कातिल जो हमारे पे मुसल्लत किया हुआ था, राना सनाउल्लाह, जो डी चौक जो है वो पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, और मैं वहां 11:30 पहुंची थी। आज तक मेरे लंग्स डैमेज हैं। हमारे पहुंचने के कोई 20 मिनट के बाद हमारे पे इतनी खौफनाक शेलिंग शुरू हुई। हम औरतें थीं, बहुत सारे बच्चे हमारे हमरा थे, और इन्होंने लगातार शेलिंग, और इस चीज का इकरार उन्होंने ग्रुप एक उसमें प्रोग्राम में बैठ के ठट्टे कसते हुए कहा है कि देखो, जिधर 500 मारने थे ना, वहां मैंने 650 मारे हैं। और अभी इन्होंने 45 करोड़ रुपया अप्रूव कराया कि जी इनके ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हम इस तरह से शेलिंग करेंगे।
तो अब नज़ीर लगारी साहब जो अभी आप बयान कर रहे थे, देखें इन्होंने हमारे दौर में कितनी दफ़ा आके इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, हमने तो सारे रास्ते खोल दिए, इनको कभी रोका नहीं। चले पहले तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। पहले खान साहब ने अपना धरना, अपना लॉन्ग मार्च इसलिए कॉल ऑफ किया कि उन्हें डर था, उन्हें खौफ था कि लोगों की जाने ना जाए, खून रेजी ना हो। क्या अब वो डर खौफ सब कुछ खत्म हो गया है? क्या इस्लाम अब ऐसा कोई डर खौफ नहीं है कि इस्लामाबाद जब आप लोग एंटर होंगे तब भी जी मुझे राना सनाउल्लाह ये सब कुछ कर सकते हैं? जी शाजिया, मैं ज़रा मुझे बात कंप्लीट करने दें। देखें खान साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में किया है, अवाम बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करके 12 अपनी चॉइस बता चुकी है। इमरान खान वो लीडर है जिसको तूलो अर्ज में पाकिस्तान में वोट पड़ता है और वो हर जुबान, हर कल्चर और हर सूबे से इलेक्ट हो रहा है। हर जगह से उसको लोग जो है अवाम उस पर ट्रस्ट करके उनको वोट डाल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने उनको एक जो एग्रेशन था या अवाम के अंदर एक स्ट्रेस था उसको उन्होंने कन्वर्ट किया एक पॉलिटिकल मूवमेंट में। उसको कोई खून रेजी की तरफ नहीं लेके गए। एक लीडर का काम ही यही होता है कि वो अपना सारा स्ट्रेस जो है वो वेंट आउट कर देते हैं जब इस तरह का इज्तिमा होता है। और बड़े ऑर्गेनाइज्ड हमारे जलसे रहे हैं, सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं। इस वक्त भी हमारी लॉन्ग मार्च में खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो खून रेजी की तरफ अगर ले जाना होता तो 10 मार्च की रात को आवाम निकली थी। खान साहब तो नहीं निकले थे, ना हमने कहा था कि निकलो। उस वक्त अगर खून रेजी की तरफ ले जाना होता बड़ा आसान काम था, चोट ताजी ताजी थी, लोग तैयार थे। उस सारी मूवमेंट बनाने का मकसद ही यही है कि मुल्क में खून रेजी ना हो, डिस्टेबलाइजेशन ना हो। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि ये अवाम का टेस्ट कब तक लेंगे। 200 दिनों का इनकी इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है। जो गंडापुर साहब की जो ऑडियो सामने आई है, और दूसरा ये ऑडियो मेरे सवाल का जवाब दें। जो उनकी ऑडियो जो मैं वही पूछ लगी हूँ कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि आगे से अगर कुछ आएगा इनका जवाब पत्थर से देंगे? हम तो जी निहत्ते आए थे पहले भी, सारी हमने जो हमारे साथ सलूक इन्होंने किया था वो किया है। केपी में तो असला लाइसेंस रखना आपकी आइन के मुताबिक है, कोई वो आइन के खिलाफ तो नहीं है। देखिए गार्ड्स तो उस वक्त भी लोगों के साथ थे, लेकिन किसी ने कोई फायरिंग की, सिविलियंस की मौजूदगी में कौन फायरिंग करता है? किसको जरूरत है इस सारे तमाशे करने की? इनको ये चीजें चाहिए, हमें तो नहीं ये चाहिए। हमने तो आपको दिखा दिया है कि अवाम हमारे साथ है। 4 दफा अवाम ने अपना रिजल्ट बता दिया, 3 दफा इलेक्शंस में उन्होंने वोट डाल के, और एक ये लॉन्ग मार्च जो इनको शायद छोटा लग रहा है, लेकिन मैं क्योंकि उसका हिस्सा रही हूँ, मुझे पता है कि वहाँ अवाम है। राना साहब आप इस चीज का जवाब दें, खवातीन सब साथ, आप लोग इस चीज को कैसे इंश्योर करेंगे कि लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद पहुंचता है, अगर पहुंचता है, तो एक आम शाजिया एक चीज इनको मैं बताना चाहती हूँ कि अवाम इनके साथ नहीं है, ये इसलिए बुखलाए हुए। लेना मेरे सवाल का जवाब उनको देने दें। अगर इस्लामाबाद लोग पहुंचते हैं तो आप लोग एक आम बंदे की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो, इस्लामाबाद के शहरियों की, वहाँ के लोगों की, ज़ाहिर दफातर हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि एक आम बंदे की ज़िंदगी को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़े से ज़रा हकायक आपके सामने रख दूँ। अभी जब ये नाअहल डिक्लेयर हुए तोशा खाना वाले केस के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर इन लोगों ने जलसा जुलूस किया, वहाँ मुजाहरा किया, किसी ने नहीं रोका, और वहाँ भी इनके बॉडीगार्ड ही थे जिन्होंने फायरिंग की, और पहली दफ़ा मेरे ख्याल से उस रेड जोन के अंदर फायरिंग हुई। तो इनका जो रिकॉर्ड है ना वो बड़ा काला है, ब्लैक है। उधर केपी की पुलिस से के गार्ड से फायरिंग करवाई, यानी कि ये तो हमें याद कराते ना कि 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए, फलाना ढिमकाना। इन्होंने तो अभी कुछ चंद दिनों की बात है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग की। तो इनको अपना माजी जो है ना नहीं वो भूलना चाहिए कि हम निहत्ते और बिल्कुल आए। इन्होंने इस्लामाबाद जलाया, 25 मई को दरख्त जलाए, तोड़ फोड़ की, सब कुछ वो किया जो कि एक जत्थे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करे। देखिए, हम आपका सवाल कि इनको पुरअमन तरीके से, बिल्कुल अगर हमें ये इस चीज़ की रियलाइजेशन ये करवा देते हैं कि ये, और अब वो जो है बड़ा क्लियर है, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन है कि इस्लामाबाद में अगर आपने कोई प्रोटेस्ट करना है या आपने कोई धरना देना है तो वो क्या उसके तरीक़ाकार हैं और किस तरीके से करना है। तो हम कोर्ट के पाबंद हैं, हम उसके मुताबिक इन चीज़ों को अलाउ करेंगे। लेकिन अगर कानून, जिस तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की रिपोर्ट
रिपोर्ट्स होंगी कि असला जो है वो इनके पास वेपन्स होंगे या कोई तसादुम की सूरत हाल इनकी नीयत होगी, तो फिर हुकूमत प्रीएम्प्टिव मेजर्स हमने रखे हुए हैं। अभी तक ये कर रहे हैं ना लॉन्ग मार्च, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक थोक नहीं है, क्योंकि अभी वो अपने अपने सूबों से गुजर रहे हैं। कैसे रुकावट हो सकती है? पंजाब में ये बैठे हैं, कश्मीर में ये बैठे हैं, केपी में ये बैठे हैं, अभी तो रुकावट हो भी नहीं सकती ना। पिछली दफा याद है पंजाब पुलिस ने क्या सलूक किया था आवाम के साथ? अभी आप लोग रुकावट खड़ी कर नहीं सकते। इनका जो टोटल प्रोटेस्ट है पिंडी तक तो आप लोग रुकावट खड़ी कर नहीं सकते, किलोमीटर के अंदर है। हाँ, तो बस ठीक है, ये जब आएंगे लास्ट टाइम किया था ना घरों में, अगर इस चीज की रियलाइजेशन शाजिया इस्लामाबाद में ये धावे बोल रहे हैं हमारे वर्कर्स के घरों में, इस चीज की गारंटी और मेक श्योर कर लिया कि ये कोई इनका और कोई इरादा नहीं है, तो इनको इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन अब तक मैं समझता हूं बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, गंडापुर साहब की ऑडियो लीक्स के बाद बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि इनकी नीयत में फतूर है और इनका एजेंडा जो है वो कुछ और है। इनका एजेंडा साहब, अगर मार्च को पिंडी तक ही रोक लिया जाता है और पिंडी से आगे नहीं जाने दिया जाता, तो हालात आपको लगता है कि वहां पर बैठकर ज्यादा खराब हो सकते हैं? मैं किसी और को कोट ही नहीं करता ना, मैं जनाब इमरान खान साहब को कोट करूंगा जी। मैं जनाब इमरान खान साहब को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि 25 मई को जब मैं पहुंचा हूं, लोगों के अंदर जो इश्तियाल था और लोग जिस रास्ते से, मुझे बहुत बड़ी खूनरेजी नजर आ रही थी। अगर ऐसी खूनरेजी तो उन्हें दोबारा नजर आएगी तो शायद वो भी वापस चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, मेरे साथ एक कमल शोजब साहिबा, नज़ीर लगारी साहब, मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।